हम समुद्र जैसे गंभीर और महान बने। समुद्र अपनी गौरवमयी भौतिक गरिमा और विशालता के साथ उन प्रेरणाओं को भी अपने में भरे हुए है जिन्हें यदि ध्यानपूर्वक देखा समझा जाए तो मनुष्य भी वैसी ही अगाध महानता से संपन्न हो सकता है। परिवर्तनों के फलस्वरूप ही समुद्रों का निर्माण हुआ है और उन्हें इस स्थिति तक पहुंचाने का श्रेय उस उथल पुथल को ही है जो देखने में अनावश्यक लगती है और कष्टकर भी, किंतु सर्वतोमुखी ऊहापोह के पश्चात इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि बिना उथल पुथल के नवजीवन का संचार कहीं भी नहीं हो सकता। यथा स्थिति में पड़े रहने से तो शमशान जैसी निस्तब्धता ही बनी रह सकती है। जर्मन वैज्ञानिक एल्फ्रेड वैगनर ने विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले प्राणी अवशेषों के विश्लेषणात्मक अध्ययन से पता लगाया है कि चिर अतीत से लेकर अब तक संसार की जलवायु में अत्यंत विशाल परिवर्तन हुए हैं। ध्रुव प्रदेशों में ऐसे प्राणियों के अवशेष मिलते हैं जो आजकल उष्ण प्रदेशों में पाए जाते हैं। इसी प्रकार किसी समय के हिम आच्छादित प्रदेश आजकल हरे भरे मैदान हैं और किसी समय के मैदान आजकल बर्फ से ढके हुए हैं। इसी प्रकार समुद्रों का स्थान घनी आबादी ने ले लिया है और किसी समय का प्राणधारियों का निवास क्षेत्र आजकल समुद्र बना हुआ है। इसी प्रकार वैगनर का यह भी कहना है कि सुदूर अतीत में एक ही महाद्वीप का भूभाग था और एक ही समुद्र था। पीछे उन्हीं के कटते फटते टूटते फूटते टुकड़े कई महाद्वीपों और समुद्रों में बदल गए। इसी प्रकार ध्रुव कई महाद्वीपों और समुद्रों में बदल गए। इसी प्रकार ध्रुव प्रदेश भी चलता फिरता रहा है। कभी उत्तर ध्रुव 14 डिग्री उत्तर अक्षांश तथा 124 डिग्री पश्चिम देशांश पर था, पर अब वह 51 डिग्री उत्तर अक्षांश और 153 डिग्री देशांश पर आ गया है। भविष्य में यह प्रदेश और भी आगे बढ़ेंगे और अब जहां हरी भरी उपजाऊ भूमि लहराती है वहां अगम्य हिम प्रदेश दिखाई देंगे। पिछले हिमयुग के बाद तो ऐसी उथल पुथल बहुत ही हुई है। वह बर्फ पिघलने से समुद्र तल लगभग 15 मीटर ऊंचा उठा। फलतः किसी समय का हरा भरा भूभाग समुद्र के गर्त में विलीन हो गया। हिमयुग न आता तो जहां किसी समय निरुपयोगी स्थल थे वहां आज हरे भरे मैदान और समुन्नत नगर कैसे दिखाई पड़ते। किसी भूमि का भाग सदा चमके और कुछ स्थान सदैव अंधकारमय स्थिति में पड़े रहें तो सृष्टि में सर्वांगीण सुंदरता कैसे गतिशील होगी। खंड प्रलय के रूप में चिरअतीत के साथ ऐसे हिमयुगों का इतिहास भी जुड़ा हुआ है जिन्होंने भूखंडों की स्थिति में आश्चर्यजनक परिवर्तन करके रख दिया। कई बार हिम क्रांतियां भी आग्नेय क्रांतियों की अपेक्षा अधिक प्रभावी सिद्ध होती हैं। भूतकाल के हिमयुग इसी प्रकार के थे। उन्होंने न केवल भूखंडों के भाग्य को उल्टा पलटा वरन प्राणियों की कमजोर नस्लों को भी समाप्त कर दिया। पृथ्वी की अनुमानित आयु 200 करोड़ वर्ष है। जीवों के रहने लायक तथा उपलब्ध पदार्थों के लगभग वर्तमान रूप में पाए जाने का काल 10 लाख वर्ष पूर्व से आरंभ होता है। भूगर्भ विद्या के अनुसार इससे पूर्व का समय वह है जो कि इस तप्त पिंड को ठंडा होने और जलवायु वनस्पति जैसे जीवन उपयोगी माध्यम उत्पन्न और विकसित करने में लगा है। भूगर्भीय भाषा में 10 लाख वर्ष पूर्व से आरंभ होकर विगत 15,000 वर्ष तक चला आने वाला युग होलोसीन काल है। 15,000 वर्ष पूर्व से अब तक चला आने वाला समय प्लीस्टोसीन काल कहा जाता है। प्लीस्टोसीन काल के आरंभिक दिनों में
पृथ्वी पर शीतलता की अत्यधिक मात्रा बढ़ने लग गई थी। अस्तु अप्रत्याशित रूप से हिमयुग आरंभ हो गया। अमेरिका, यूरोप, एशिया तथा दक्षिणी ध्रुव प्रदेश हिम आवरण से ढक गए। उत्तरी अमेरिका में तो यह हिमावतरण एक बार नहीं, चार बार भिन्न समयों पर हुआ है। हिमयुग के अवतरण के कारण वैज्ञानिकों ने खोजे और बताया है कि पहला, साधारणतः सूर्य विकिरण का एक अंश ही पृथ्वी को प्राप्त होता है। सूर्य में अनेक धब्बे हैं। सहस्त्रों वर्ष बाद जब कुछ धब्बे पृथ्वी के सम्मुख आ जाते हैं, तब पृथ्वी को प्राप्त होने वाले आंशिक विकिरण की मात्रा और कम हो जाती है। फलतः धरती का तापमान घट जाने से हिमयुग आरंभ हो जाता है। दूसरा, पृथ्वी अपनी कक्षा में एक निश्चित कोण पर झुकी स्थिति में सूर्य का परिभ्रमण करती है। इस कक्षा या कोण में कभी अंतर पड़ता है तो जलवायु में आश्चर्यजनक परिवर्तन होते हैं। तीसरा, तापमान गिरता है और हिमयुग आरंभ होता है। तीसरा, प्राचीन काल में अमेरिका, अफ्रीका, भारत सहित एशिया, ऑस्ट्रेलिया समेत एक ही महाद्वीप था। प्राकृतिक शक्तियों की असाधारण हलचलों ने समुद्र में भारी हलचल उत्पन्न की और वह विशाल भूखंड टुकड़े टुकड़े हो गया। बहुत सी भूमि समुद्र में चली गई और समुद्र तल भूमि के रूप में उभर आया। इसी हलचल में तापमान भी घट गया और हिमयुग आरंभ हो गया। चौथा, जर्मन भूगर्भवेत्ता ने सिद्ध किया है कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव चलते बदलते रहे हैं। सिलुरियन काल में उत्तरी ध्रुव 14 डिग्री अक्षांश पर था। कार्बोनिफेरस काल में वह 51 डिग्री अक्षांश पर आ पहुंचा। इस चल बदल से विश्व की जलवायु में विशाल परिवर्तन आ गया और हिमयुग प्रारंभ हो गया। पांचवा, भूगर्भीय शक्तियों के कारण पृथ्वी का धरातल इतना ऊपर उठ गया कि वह आकाश की हिमरेखा तक जा पहुंचा और बर्फ से ढक गया। कहा जाता है कि आजकल जहां हिमालय है वहां कभी टिथिस सागर था। समुद्र गर्भ ने उस परिवर्तन से अपना स्थान हिमालय बना दिया। ऐसी उथल पुथल के दिनों में तापमान में भी अप्रत्याशित गिरावट उत्पन्न हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं। जो भी हो, यह निश्चित है कि प्लीस्टोसीन काल में पृथ्वी के अधिकांश भाग पर हिम आवरण पड़ गया था। उसने 2 करोड़ 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हिमाच्छादित कर लिया था। उत्तरी गोलार्ध में कहीं कहीं बर्फ की मोटाई 615 मीटर तक जा पहुंची थी। दक्षिणी गोलार्ध अपेक्षाकृत कम क्षेत्र में हिमाच्छादित हुआ था। जहां अपेक्षाकृत हल्की बर्फ थी और जीवन रक्षा के साधन शेष थे, वहीं प्राणी जीवित रह सके। अन्यथा हिमयुग से पूर्व का जीव जगत एक प्रकार से समाप्त ही हो गया था। इसमें भी एक विशेषता यह रही कि उस काल के विकसित जीव, जिनमें विशाल कार्निवोरस हाथियों की कितनी ही जातियां भी सम्मिलित हैं, एक प्रकार से लुप्त ही हो गए। हिमयुग से पूर्व के उनके शरीर तो पाए जाते हैं, पर पीछे उनका वंश ही समाप्त हो गया। किंतु कम विकसित जीव अपना अस्तित्व बनाए रहे और उनकी नस्लें हिमयुग से पूर्व की तरह अभी भी मौजूद हैं। स्थूल बुद्धि से देखने पर धरती के वातावरण में जीवों की उत्पत्ति होती है और आहार के साधन भी धरती पर ही उगते प्रतीत होते हैं। पर बारीकी से देखा जाए तो समुद्र की उर्वरा शक्ति पृथ्वी से अधिक है और धरती जितने जीवों का निर्वाह करती है उससे कहीं अधिक को प्रशय समुद्र देता है। जीवन का आदि तत्व प्रोटोप्लाज्म आरंभ में समुद्र से ही उत्पन्न हुआ था और सर्वप्रथम जल जीवों का ही अस्तित्व इस संसार में दृष्टिगोचर हुआ था। समुद्र जीवों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है प्लैंकटन, जो स्वयं चल फिर नहीं सकते वरन लहरें,
धाराएं और ज्वार भाटे इन्हें इधर उधर घुमाते फिरते हैं। समुद्री पौधे और बहुत छोटे कीड़े इसी वर्ग में आते हैं। दूसरा है नेक्टन, स्वतः चल फिर सकने में समर्थ। तीसरा है वेंथस, समुद्र की गहराई में एक स्थान पर ही रहने वाले विचित्र बनावट वाले जल जंतु। इनमें कितने ही ऐसे भी हैं जिनकी विचित्रता स्तब्ध कर देती है। हाथी की सी सूंडों वाला जल दैत्य, भीमकाय व्हेल, शार्क जैसे आक्रमणकारी मगरमच्छ अपने ढंग के अलग हैं और छोटे अमीबा बैक्टीरिया सरीखे सहज ही ना दिखाई देने वाले जंतु भी कम नहीं हैं। संख्या की दृष्टि से थलचरों की तुलना में जलचर अनेक गुने अधिक होंगे। मछलियों का तो एक प्रकार से समुद्र में ऐसा ही साम्राज्य है जैसा धरती पर मनुष्यों का। आंख से जलराशि के भीतर की संपदा भले ही दिख न पड़े, पर अनुभव बताता है कि आंख की जानकारी ही सब कुछ नहीं है। ना दिखने वाली दुनिया की विशालता और संपदा दृश्यमान की अपेक्षा कहीं अधिक है। समुद्री कीड़ों में प्रवाल अपने ढंग का अनोखा है। उन्होंने विशाल महासागरों में सहस्त्रों द्वीपों का निर्माण कर दिया है। आमतौर से वे 23 डिग्री से 29 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर क्रियाशील रहते हैं। जलमग्नता ही उन्हें पसंद रहती है। ज्वार की लहरें जितनी ऊपर उठती हैं, ये प्रवाल कीट पर्वत भी उतने ही ऊंचे उठते हैं। वे समुद्र में पाई जाने वाली चाक मिट्टी को खाते हैं। उनके शरीरों से एक विशेष प्रकार का द्रव पदार्थ निकलता है, उससे एक बड़ा आवरण बन जाता है। वे उसी स्वनिर्मित भवन कलेवर के भीतर रहते हैं। यह कलेवर भी विचित्र है। केले की जड़ों में से अपने आप निकलते रहने वाले पौधों की तरह नए अंकुर उपजाता और प्रवाल में से शाखा प्रशाखाएं बारहसिंगा के सींगों की तरह फूटने लगती हैं। उन्हीं में से नए प्रवाल कीड़े उत्पन्न होते हैं। दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में प्रवाल निर्मित एक श्रृंखला है। इस श्रृंखला की ऊंची चोटियों पर मालदीव, लंकादीव, चागोस, सिचेलीस, आर्कपेला, गोज द्वीपमाला स्थित है। कितने ही व्यक्ति प्रवाल कीड़ों की तरह शांत चित्त से दृढ़ निश्चय और अनवरत श्रम के साथ अपने लक्ष्य में तन्मय रहते हैं। हलचलों की उथल पुथल को देखने वाले उन्हें निष्क्रिय कह सकते हैं, पर समय बताता है कि कुछ क्षण उछल कूद करके फिर हाथ पैर ढीले कर बैठने वालों की अपेक्षा धैर्य के साथ निरंतर किया जाने वाला पुरुषार्थ समय पर कितना महत्वपूर्ण बनकर सामने आता है। मिट्टी खाकर मूंगा पैदा करने वाले ये प्रवाल कीड़े मधुमक्खी को भी मात करते हैं, जो फूलों को शहद में बदलने के लिए प्रसिद्ध है। संत सज्जन समाज से न्यूनतम अनुदान लेकर बदले में एक से एक बढ़कर सेवा साधना के कार्य संपन्न करते रहते हैं। उनकी प्रतिभा, बुद्धि, सामर्थ्य, संपदा सब कुछ शाखा प्रशाखा फोड़ती है। प्रवाल कीड़ों की यह विशेषता भी सज्जनों में पाई जाती है कि वे संकटों के सागर में डूबे रहते हुए भी अपना मस्तिष्क विक्षुब्ध न होने देते। नदियां धरती का नमक लेकर समुद्र में ही फेंकती रहती हैं। समुद्र उसे पचा जाता है, अपने तक ही सीमित रखता है। बादलों को वह निर्मल मधुर जल ही प्रदान करता है। प्रति किलोग्राम सागर जल में प्रायः 35 ग्राम नमक घुला हुआ होता है। इसमें खाने योग्य नमक 27 ग्राम और अखाद्य नमक 7 ग्राम है। नदियों द्वारा भूखंडों से जल प्रवाह के साथ लाए गए नमक समुद्रों में जमा होते चले जाते हैं। इस प्रकार यह मात्रा बढ़ती चली जाती है। उन लवड़ों में से कुछ तो समुद्री जीव अपनी शरीर रचना और आहार की पूर्ति में खर्च कर लेते हैं, फिर भी वह मात्रा बढ़ती ही रहती है। यूं नदियों ने खारीपन में ही समुद्र को दिया है, पर उसका भी वह उपयोगी पदार्थ बनाकर लोगों को देता है। समुद्री नमक से लोग कितने ही उपयोगी पदार्थ बनाते हैं
और उनसे कितनी संपदा उपार्जित करते हैं यह किसी से छिपा नहीं। समुद्र की तरह ही सज्जन भी अपनी हर संपदा को लोकोपयोगी बनाने में तत्पर रहते हैं। समुद्र की गहराई में जितना नीचे उतरा जाए उतना ही उसका तापमान घटा हुआ मिलेगा। 200 मीटर गहराई में 16 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है, पर वह 600 मीटर पर 7 डिग्रीज, 1200 पर 3 डिग्रीज, 1800 पर 2 और 3000 मीटर पर 1.8 डिग्री रह जाता है। आर्कटिक महासागर के दक्षिण में स्थित महासागरीय तलियों में तापमान 0 सेंटीग्रेड अर्थात जल जमने जितना पाया जाता है। इसी प्रकार ऊंचा तापमान प्रशांत महासागर तथा पश्चिमी हिंद महासागर के प्रवाल द्वीपों के समीप सागर तली में 21 सेंटीग्रेड लगभग पीने के पानी तुल्य तापमान रहता है। 5850 मीटर से नीचे तो सर्वत्र ही शून्य तापमान पाया जाता है। ब्रह्म जीवन की विभिन्नता एवं विक्षोभकारी परिस्थितियों से साधारणतः हर किसी को उद्विग्नता होती है और उत्तेजना में समस्याओं का समाधान निकलता है। फिर भी वे महापुरुष जिनका व्यक्तित्व समुद्र जैसा विशाल है, अपने अंतः क्षेत्र की गहराई में बर्फ जैसी शीतलता भी भरे रहते हैं। वस्तुतः ना तो वे उद्विग्न होते हैं और ना क्रुद्ध। क्रियाकलाप और विपन्नता से निपटने वाला आवेश भले ही हो, पर वे मानसिक संतुलन की दृष्टि से सदा शांत और शीतल ही पाए जाते हैं। समुद्र भौतिक दृष्टि से जो भी हो, आत्मिक दृष्टि से हमें बहुत कुछ शिक्षा और प्रेरणा दे सकने में समर्थ है। यदि हम उन पर ध्यान दें तो निस्संदेह समुद्र जैसी ही गंभीर और महान बन सकते हैं।